पी ब्लॉक में कुछ पॉइंट्स हो गए थे, अब हम लोग आगे स्टार्ट करते हैं पी ब्लॉक। लास्ट टर्न पे हमने क्या करा था? अरे ये बहुत बड़ा, ये विजिबल है सबको? इसका फॉन्ट थोड़ा छोटा। एटॉमिक और आयनिक रेडियस की बात करी थी हमने लास्ट टर्न पे, और इसमें थोड़ा सा चेंज आया था, एक एक्सेप्शन हमने देखा था। वो एक्सेप्शन क्या था आपका? वो एक्सेप्शन आपका यहां पर आ रहा था कि एटॉमिक रेडियस ऑफ गैलियम स्लाइटली लेस देन एल्यूमिनियम। बाकी सारे ट्रेंड में है, एक ही एक्सेप्शन इसमें देखने को मिल रहा है कि गैलियम की जो है वो क्या है, थोड़ी सी कम है रेडियस। ठीक है, तो इसका रीजन क्या है? इसका रीजन है कि जब गैलियम पे हम जाते हैं, गैलियम का एटॉमिक नंबर क्या है भूवी? 31। गैलियम का एटॉमिक नंबर आता है 31। तो 31 एटॉमिक नंबर पे हम जब जाते हैं तो हम देखते हैं कि 3D में भी 10 इलेक्ट्रॉन आ चुके हैं। 3D में 10 इलेक्ट्रॉन आ जाते हैं, और हमें पता है कि अगर हम लोग रेडियस की बात करें, किसी की रेडियस का डिस्कशन करें। हाँ जी, किसकी आवाज? मानवेंद्र ने क्या बोला लास्ट पॉइंट? हाँ हाँ, वो तो आयनिक शायद आयनाइजेशन एनर्जी था। हाँ, रेडियस की बात कर रहे हैं, रेडियस का रीजन की बात कर रहे हैं। रेडियस आपको करा दिया था, पर इसका रीजन नहीं बताया था, एग्जैक्ट रीजन। हाँ, तो देखो, रेडियस की अगर बात की जाए तो रेडियस में दो फैक्टर काम करते हैं। दो फैक्टर ऐसे होते हैं जो रेडियस को अफेक्ट करते हैं। कौन कौन से वो दो फैक्टर हैं? एक को बोलते हैं ENC और दूसरे को बोलते हैं शील्डिंग इफेक्ट। शील्डिंग इफेक्ट, ठीक है। ENC क्या होता है? ENC होता है इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। अगर मोटी मोटी बात समझो तो आप कह सकते हो कि न्यूक्लियस जो फोर्स अप्लाई करता है आउटर इलेक्ट्रॉन के ऊपर, उसको हम लोग बोलते हैं इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। तो इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज उसका ही ज्यादा होता है जिसका एटॉमिक नंबर ज्यादा होगा। क्योंकि अगर हम बात करें कि एटॉमिक नंबर क्या होता है, तो एटॉमिक नंबर इज प्रोटॉन का नंबर। तो जिसके न्यूक्लियस में जितने ज्यादा प्रोटॉन होंगे, आइडियली वो ऐसा होना चाहिए कि वो ज्यादा आपका इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करना चाहिए। तो एक फैक्टर ये काम करता है, दूसरा फैक्टर काम करता है शील्डिंग इफेक्ट। शील्डिंग इफेक्ट क्या होता है? अगर हम बात करें कि जैसे मान लीजिए कि ये रहा अपना न्यूक्लियस, न्यूक्लियस के बाहर यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन है, फिर यहाँ पे 8 इलेक्ट्रॉन हो गए, फिर आउटर शेल में कुछ इलेक्ट्रॉन हो गए, और फिर एक लास्ट में आउटर शेल है, इसमें मान लो एक। ठीक, हम बात करें कि न्यूक्लियस ये जो सबसे बाहर वाला इलेक्ट्रॉन है, इसके ऊपर कितना फोर्स लगाएगा, इस न्यूक्लियस का इस आउटर इलेक्ट्रॉन के ऊपर कितना फोर्स होगा। तो अगर इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज की बेसिस पे बोले तो हम बोलेंगे कि यहाँ पे न्यूक्लियस के पास जितने प्रोटॉन हैं उसके हिसाब से फोर्स लगेगा। अगर गैलियम की बात करो तो गैलियम में 31 प्रोटॉन होते हैं, तो 31 प्रोटॉन के हिसाब से इसमें क्या लगना चाहिए? न्यूक्लियर फोर्स लगना चाहिए। लेकिन यहाँ पे क्या होता है कि बीच में, जैसे मान लो ये न्यूक्लियस है और ये इलेक्ट्रॉन है, इसके बीच में ये इलेक्ट्रॉन भी है,
और ये इलेक्ट्रॉन जो होते हैं ये भी निगेटिवली चार्ज है। तो ये इलेक्ट्रॉन क्या करते हैं, न्यूक्लियस और ये आउटर इलेक्ट्रॉन के बीच में एक शील्ड क्रिएट कर देते हैं, एक स्क्रीन बना देते हैं। इस स्क्रीन बनाने की वजह से अगर स्क्रीनिंग इफेक्ट बहुत ज्यादा बढ़ जाता है तो स्क्रीन बनाने की वजह से ये जो रेडियस होती है वो बढ़ जाती है, क्योंकि इफेक्टिव न्यूक्लियर पुल, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज अगर स्क्रीनिंग बढ़ जाएगी तो इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज उसके कंपैरिजन में अगर डाउन है तो इसका इफेक्ट कम हो जाएगा और स्क्रीनिंग इफेक्ट का काम बढ़ जाएगा। तो जब स्क्रीनिंग इफेक्ट बढ़ता है तो रेडियस बढ़ती है, रेडियस क्या होगी, बढ़ेगी। और अगर इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज बढ़ेगा तो न्यूक्लियस का फोर्स बढ़ता है आउटर इलेक्ट्रॉन पे, इसलिए इलेक्ट्रॉन जो होता है थोड़ा सा पास आ जाता है। फोर्स जब बढ़ेगा तो पास आएगा, और पास आएगा तो रेडियस क्या होगी, कम हो जाएगी। तो इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज अगर बढ़ाओगे तो रेडियस अपोजिट चलती है, रेडियस क्या होगी, इसके इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। अब बात कर लेते हैं हम लोग अपने केस की, एल्युमिनियम और गैलियम की। एल्यूमिनियम और गैलियम की बात कर लेते हैं। एल्यूमिनियम का एटॉमिक नंबर होता है 13 और इसका कितना था 31। यहाँ पे अगर हम देखें तो कॉन्फ़िगरेशन होता है 1s2 2s2 2p6 3s2 3p1, ये कॉन्फ़िगरेशन देखने को मिलता है। अगर गैलियम की बात करें तो गैलियम में कॉन्फ़िगरेशन मिलता है 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 और क्या होता है 4s2 4p1 होता है, और यहाँ पे पहले 3d10 भी आ जाते हैं। अगर हम लोग देखें तो टोटल 31 हो गए, काउंट कर लीजिए जरा, हो गए। तो ये गैलियम का कॉन्फ़िगरेशन आता है। गैलियम की अगर बात करें और एल्यूमिनियम की बात करें तो आउटर शेल में यहाँ पे 3 इलेक्ट्रॉन, आउटर शेल में यहाँ पे भी 3 इलेक्ट्रॉन आउटर, ठीक है। अगर यहाँ पे बोले तो यहाँ पे 13 प्रोटॉन के हिसाब से इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज लगेगा। न्यूक्लियस का पुल 13 प्रोटॉन के हिसाब से होगा। यहाँ पे अगर हम बोले तो 31 प्रोटॉन के हिसाब से इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज लगना चाहिए, ठीक है। 31 प्रोटॉन के हिसाब से क्या लगना चाहिए, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। यहाँ पे अगर शील्डिंग इफेक्ट बढ़ता, अगर शील्डिंग इफेक्ट बढ़ता तो रेडियस बढ़ती, लेकिन S और P ऑर्बिटल के जो इलेक्ट्रॉन होते हैं इनको बोला जाता है कि ये न्यूक्लियस से बहुत पास होते हैं, और D और F के जो इलेक्ट्रॉन होते हैं ये अवे होते हैं न्यूक्लियस, और इनकी जो शील्डिंग होती है उसको हम बोलते हैं, इनकी शील्डिंग होती है पुअर शील्डिंग, अच्छी शील्डिंग नहीं होती है। मतलब न्यूक्लियस के पुल को कम नहीं कर पाते, न्यूक्लियस के पुल को ओवरलुक नहीं कर पाते। तो यहाँ पे क्योंकि 3d इलेक्ट्रॉन है जिनकी शील्डिंग है पुअर, पुअर स्क्रीनिंग इफेक्ट है इनमें, तो ये वाला फैक्टर यहाँ पे प्रोमिनेंट नहीं हो पाता, शील्डिंग इफेक्ट बढ़ नहीं पाता है, तो रेडियस बड़ी नहीं होती है। इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज वाला जो फैक्टर है वो बढ़ता है। तो इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज बढ़ने का मतलब इलेक्ट्रॉन को खींचेगा, पास करेगा, और जब पास करेगा तो रेडियस क्या होगी, कम हो जाएगी। तो वैसे अगर हम देखें तो गैलियम का साइज क्या होना चाहिए था, बड़ा होना चाहिए था, लेकिन गैलियम का साइज क्या हो जाता है, छोटा। तो इसका रीजन आपसे पूछा जाता है, तो रीजन आप क्या बताएंगे, इसका रीजन है पुअर शील्डिंग ऑफ 3d इलेक्ट्रॉन।
अंदर तो आ रहे हैं, लेकिन ये डी और एफ की शील्डिंग अच्छी नहीं होती। नंबर तो अच्छा खासा है, 10 इलेक्ट्रॉन है, लेकिन हाँ, इनकी शील्डिंग अच्छी नहीं है। शील्डिंग में एस और पी को अच्छा बोलते हैं। क्लियर है बात? तो देखो, पी ब्लॉक का ट्रेंड क्या है कि पी ब्लॉक में एक तो सिंपल रूल चलेगा, एक चलेगा एक्सेप्शन, और एक चलेंगे रीजनिंग वाले क्वेश्चन। तो इसकी रीजनिंग आपसे पूछी जा सकती है कि इसकी रेडियस का पहले तो ट्रेंड बता दो। मान लो असर्शन में ट्रेंड दे दिया आपको, और उसके उसमें रीजन में दे दिया आपको इसकी रीजनिंग, और रीजनिंग में मान लो कोई चीज अपोजिट करके दे दी। जैसे यहाँ पे लिखा है पुअर शील्डिंग इफेक्ट, वहां पे दे दिया कि पुअर इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। तो असर्शन रीजन को इस तरीके से राइट और रॉन्ग करवा सकते हैं। तो अगर आपकी एक एक लाइन समझी हुई होगी तो आप वहां पे काम कर लेंगे, और अगर समझी हुई नहीं होगी तो मामला खराब होने के पूरे चांसेस हैं। पी ब्लॉक, एस ब्लॉक, हाइड्रोजन, डी एंड एफ, ये इस तरीके के चैप्टर्स हैं इनऑर्गेनिक के, जो आपको लगता है कि रटने हैं, लेकिन अगर समझी हुई चीज नहीं है और एक्सेप्शन याद नहीं है तो आप क्वेश्चन वहां पे गलत करके आते हैं। तो गलत नहीं करना आपने को। अब देखो, अब बात कर रहे हैं हम लोग आयनाइजेशन एंथैल्पी की। आयनाइजेशन एंथैल्पी की अगर बात करो तो सबसे पहली बात कि आयनाइजेशन एंथैल्पी होता क्या है। आई की अगर हम बात करें तो आई होता क्या है, ये रहा न्यूक्लियस, और ये मान लीजिए कि आपके यहाँ पे 2 8 का कॉन्फ़िगरेशन है, और ये बाहर आपका 3 इलेक्ट्रॉन। अब न्यूक्लियस का अट्रैक्टिव फोर्स बाहर वाले इलेक्ट्रॉन पे लगेगा, इस आउटर इलेक्ट्रॉन पे। अगर हम लोग क्या करें, एटम का एक एटम ले लें और उसका गैसियस एटम लें, और उससे हम लोग एक इलेक्ट्रॉन निकालें, किसी भी आइसोलेटेड गैसियस एटम से अगर एक इलेक्ट्रॉन आप निकालते हो तो जितनी आपको एनर्जी देनी पड़ती है उस एनर्जी को हम लोग बोलते हैं, एटम के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, उस एनर्जी को हम लोग बोलते हैं आयनाइजेशन एनर्जी। तो सिंगल आइसोलेटेड गैसियस एटम से एक इलेक्ट्रॉन अगर आपको निकालना है तो आपको कितनी एनर्जी देनी पड़ेगी, उस एनर्जी को हम क्या बोलते हैं, आयनाइजेशन एनर्जी। किसी एलिमेंट से जब आप फर्स्ट इलेक्ट्रॉन निकालते हो तो उसको बोलते हो फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी। अगर आप उसके बाद दूसरा निकाल रहे हो, सेकेंड इलेक्ट्रॉन निकाल रहे हो, तो उसको बोलोगे सेकेंड आयनाइजेशन एनर्जी। थर्ड निकालोगे तो थर्ड आयनाइजेशन एनर्जी। अब यहाँ पे बात करी जा रही है, हम लोग बात कर रहे हैं 13 ग्रुप की, पी ब्लॉक एलिमेंट की। तो अगर हम देखें तो इधर लेफ्ट में एस ब्लॉक आता है, और एस ब्लॉक में 2 ग्रुप आते हैं, 1 एंड 2। 1 की अगर बात करो तो यहाँ पे आता है लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम और फ्रांसियम। सेकेंड ग्रुप की अगर बात करो तो लिथियम के सामने सेकेंड ग्रुप में कौन सा एलिमेंट आएगा, बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम, बेरियम एंड रेडियम। ये नीचे वाले रेडियो एक्टिव होते हैं। फर्स्ट और सेकेंड ग्रुप की अगर बात करें, इनके कंपैरिजन में हम 13 ग्रुप के एलिमेंट की अगर हम बात करें तो 13 ग्रुप में यहां पे आ जाएगा, 13 ग्रुप की अगर बात करो तो 13 ग्रुप में यहाँ पे आ जाएगा बोरॉन, बोरॉन के बाद यहाँ पे आएगा एल्यूमिनियम, फिर क्या आता है गैलियम, फिर इंडियम, फिर थैलियम। अब बोरॉन, एल्यूमिनियम, गैलियम, इंडियम, थैलियम, अगर इनको हम देखें
तो यहां से देखो आप, इधर के साइड पे लेफ्ट पे है हम, और पी ब्लॉक जाता है आपका राइट में। तो लेफ्ट टू राइट अगर आप जाओगे, लेफ्ट टू राइट जा रहे हो, तो लेफ्ट टू राइट जाने में आपको पता है, लेफ्ट टू राइट अगर जाते हैं हम लोग, तो हम लोग को पता है कि आयनाइजेशन एनर्जी इंक्रीज करती है। टॉप टू बॉटम आएंगे तो आयनाइजेशन एनर्जी क्या होगी, टॉप टू बॉटम में आई डिक्रीज। अब टॉप टू बॉटम में आई डिक्रीज क्यों करता है, क्योंकि शेल, एक एक शेल ऊपर से नीचे जब आओगे तो एक एक शेल बढ़ता जाएगा, और शेल बढ़ेंगे तो क्या होगा, इलेक्ट्रॉन, आउटर इलेक्ट्रॉन की डिस्टेंस बढ़ेगी। तो डिस्टेंस बढ़ेगा तो उस पे जो आपको अगर उसको निकालना है तो आपको एनर्जी कम देनी पड़ेगी। तो टॉप टू बॉटम में तो आई डिक्रीज करता है, और लेफ्ट टू राइट में आई इंक्रीज करता है। तो लेफ्ट टू राइट में अगर आई इंक्रीज कर रहा है तो इसका मतलब कि फर्स्ट और सेकेंड ग्रुप के कंपैरिजन में 13 ग्रुप का आई क्या होता है, 13 ग्रुप का आई ज्यादा होगा कि कम होगा, सोच के बोलो। फर्स्ट और टू के कंपैरिजन में आई 13 ग्रुप का ज्यादा होगा कि कम होगा, ओहो, ये रहा बेरिलियम 1s2 2s2, ये रहा बोरॉन 1s2 2s2 2p, ठीक है। फिर उसके बाद कौन सा था यहाँ पे, मैग्नीशियम 1s2 2s2 2p6 3s2, यहाँ पे क्या आ जाएगा 1s2 2s2 2p6 3s2 3p, ठीक है। अगर इसको देखो आप, तो लेफ्ट टू राइट जा रहे हैं, एक ही शेल में यहाँ पे 282 था, यहाँ पे हो गया 283, एक ही शेल में इलेक्ट्रॉन का नंबर क्या हो गया, इंक्रीज कर गया। उसी शेल में अगर इलेक्ट्रॉन का नंबर इंक्रीज करेगा तो आई क्या होगी, इंक्रीज और डिक्रीज, कम होगी, 13 की कम होगी। अच्छा भाई, ठीक है, तुम जाओ फेस वॉश करके। अब 13 ग्रुप की अगर बात करो तो आई के ऑर्डर में सबसे ज्यादा आई होता है बोरॉन का, और फिर उसके बाद आता है गैलियम, फिर आता है एल्युमिनियम, और फिर आता है इंडियम। अब अगर बात करो गैलियम और एल्युमिनियम की, तो गैलियम और एल्युमिनियम का ये ट्रेंड क्यों देखने को मिल रहा है, 1 मिनट सोचो और बताओ, फिर मैं एक्सप्लेन करूं। अच्छा, और कोई,
आराम से सोचो और बताओ। पीरियोडिक टेबल का चैप्टर सबने पढ़ा है ना मेरे से? हम गैलियम में इलेक्ट्रॉन स्टेडी और मेटल में प्रेजेंट होता है तो फिर पुअर शील्डिंग इफेक्ट की वजह से पुअर शील्डिंग इफेक्ट की वजह से क्या हुआ था? रेडियस छोटी हो गई थी। रेडियस छोटी हुई थी ना गैलियम की। इसका तो सीधा सीधा रीजन क्या दिखाई दे रहा है आपको कि एल्यूमिनियम के कंपैरिजन में गैलियम की रेडियस क्या थी? छोटी थी। रेडियस ऑफ गैलियम क्या था? स्मॉलर देन रेडियस ऑफ एल्यूमिनियम। गैलियम का बड़ा होना चाहिए था लेकिन छोटा हो गया था पुअर शील्डिंग की वजह से, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज ज्यादा होने की वजह से। तो अगर रेडियस छोटी है तो इसका मतलब आउटर इलेक्ट्रॉन पास आ गया, और आउटर इलेक्ट्रॉन अगर पास आ गया तो उसको निकालना टफ होगा या इजी होगा? बोलो बच्चों। ये इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस है, एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पे प्रेजेंट है, और ये न्यूक्लियस है, एक इलेक्ट्रॉन थोड़ा दूर प्रेजेंट है। तो किसको निकालना इजी होगा, दूर वाले को या पास वाले को? दूर वाले को निकालना इजी होगा, ऑब्वियस सी बात है। तो अगर एल्युमिनियम और गैलियम में सोचें तो गैलियम की रेडियस छोटी हो गई, तो आउटर इलेक्ट्रॉन पास आ गया, आउटर इलेक्ट्रॉन पास आ गया। और यहाँ पे हमने बात भी करी कि इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज बहुत ज्यादा हो जाता है, तो इसका मतलब इसका आई क्या होगा? आई इसके लिए ज्यादा हो जाएगा, इलेक्ट्रॉन को निकालना टफ हो जाएगा। यहां तक बात क्लियर है गैलियम और एल्युमिनियम की? फिर आगे बात करें। अब देखो, लास्ट में आता था टीएल, और टीएल बिल्कुल कहां पे आ गया? बोरॉन के पास आ गया। देख पा रहे हैं? टीएल कहां पे आ गया? बिल्कुल बोरॉन के पास। इसका मतलब टीएल में क्या चेंज हुआ? ऐसा क्या चीज हो गई? एफ के भी इलेक्ट्रॉन आ गए। गैलियम हैव हाई आईई then indium, because in case of indium total shielding effect of 3d and 4d electron, indium में 3d और 4d भी आ गए, is greater than effect of ENC, यानी कि इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज के इफेक्ट को खत्म कर दिया किसने? 3d भी आ गया, 4d भी आ गया। हाँ, तो शील्डिंग इफेक्ट ने इसको क्या कर दिया? खत्म कर दिया। और अगर शील्डिंग इफेक्ट, हाँ, शील्डिंग इफेक्ट अगर ईएनसी को ओवरकम कर देगा तो रेडियस क्या हो जाएगी? रेडियस बढ़ जाएगी, और रेडियस बढ़ेगी तो आई अपने आप क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। तो इसका रीजन तो ये हो गया। अब थैलियम आगे कैसे आया? थैलियम के बारे में सोचते हैं। टीएल का कॉन्फ़िगरेशन बोलिए जरा। थैलियम, टेल्यूरियम नहीं, टेल्यूरियम इज टीई, टेल्यूरियम इज प्रेजेंट इन 16 ग्रुप। टीएल का कॉन्फ़िगरेशन बोलिए। एक्स ई जिनॉन 4f14 5d10 6s2 6p1। अगर हम लोग टीएल का कॉन्फ़िगरेशन देखें तो टीएल में क्या क्या चीजें आ गई हैं? टीएल में एफ इलेक्ट्रॉन भी आ गए, 4f 5d इलेक्ट्रॉन भी आ गए, और निकालना किसको है? हमको बाहर वाले इलेक्ट्रॉन को निकालना है, इसको निकालना है हमको। अगर आई की बात करो तो आउटर इलेक्ट्रॉन को निकालना है हमको। ठीक है, तो अब ये बेचारा यहाँ पे कैसे आ गया? इसकी पोजीशन बोरॉन के जस्ट बाद कैसे हो गई टीएल की? इतना ज्यादा इफेक्ट कैसे आया?
इसका मतलब क्या है कि यहाँ पे शील्डिंग इफेक्ट उतना काम नहीं कर रहा है। यहाँ पे कौन से इलेक्ट्रॉन आ गए, 4f आ गया, 4f की पुअर शील्डिंग है। यहाँ पे क्या आ गया, 5d, 5d की क्या है, पुअर शील्डिंग है। ठीक है। और अगर हम लोग देखें कि प्रोटॉन का नंबर अगर हम देखें तो बोरॉन से टीएल में एटॉमिक नंबर का कितना डिफरेंस है, यहाँ पे 5 था, टीएल का एटॉमिक नंबर कितना था, 81। तो प्रोटॉन का डिफरेंस कितना आया, 76 प्रोटॉन का डिफरेंस आया। यानी कि शील्डिंग तो पुअर है और इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज क्या है, बहुत ज्यादा बढ़ गया। तो इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज वाला फैक्टर टीएल में काम कर रहा है। इसकी वजह से इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज ज्यादा है, इसलिए आउटर शेल इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए एनर्जी क्या होगी, ज्यादा लगेगी। तो कुल मिला के आप अगर ध्यान से देखो, रेडियस की बात करो, आई की बात करो, आपने पॉइंट टू पॉइंट क्या याद रखना है, ट्रेंड याद रखना है। और फिर ट्रेंड को आपको एक्सप्लेन करना है ऑन द बेसिस ऑफ शील्डिंग इफेक्ट एंड ऑन द बेसिस ऑफ ई एन सी। और उसमें आपको हेल्प किसकी लेनी पड़ेगी, हेल्प आपको लेनी पड़ेगी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की। क्योंकि अगर आपको इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन नहीं पता है कि किसमें 3d इलेक्ट्रॉन है, किसमें 4f इलेक्ट्रॉन है, तो आप किस बेसिस पे अपने आंसर को एक्सप्लेन करोगे। तो सबसे पहले आपको इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन याद होना चाहिए। दूसरा आपको रेडियस और आई का ऑर्डर याद होना चाहिए। तो आई में क्या था, आई में बोरॉन, बोरॉन के बाद सीधे टीएल आ गया, फिर गैलियम, एल्यूमिनियम एंड इंडियम। तो हाईएस्ट हो गया बोरॉन का और लोएस्ट किसका हो गया, इंडियम का। जेई मेंस में एक बार पूछा गया ये सवाल सीधा सीधा कि किसका हाईएस्ट होता है और किसका लोएस्ट होता है 13 ग्रुप। क्लियर है बात, किसी को कोई दिक्कत हो तो बोल दीजिए फटाफट। अब नेक्स्ट पॉइंट हम लोग बात कर रहे हैं इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की। तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का अगर जनरल ट्रेंड देखें तो ऊपर से नीचे आने पे टॉप टू बॉटम में, अगर हम ऊपर से नीचे आ रहे हैं तो हम क्या देखते हैं कि शेल नंबर इंक्रीज करता है, और शेल नंबर इंक्रीज करता है तो इलेक्ट्रोपॉजिटिव कैरेक्टर इंक्रीज करता है। इलेक्ट्रोपॉजिटिव कैरेक्टर का मतलब समझते हैं, कौन बताएगा इलेक्ट्रोपॉजिटिव कैरेक्टर का मतलब, टेंडेंसी टू लूज इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन को लूज करते हैं तो क्या होता है, पॉजिटिव चार्ज आता है, और इसीलिए इस कैरेक्टर को क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रोपॉजिटिव कैरेक्टर। तो अगर टॉप टू बॉटम आते हैं तो इलेक्ट्रॉन अवे होता जाता है, और इसीलिए इन जनरल ऐसा ट्रेंड है कि इलेक्ट्रोपॉजिटिव कैरेक्टर टॉप टू बॉटम में इंक्रीज करना चाहिए। और अगर हम लेफ्ट टू राइट जाएंगे तो क्या होगा, लेफ्ट टू राइट में इलेक्ट्रोपॉजिटिव कैरेक्टर यहाँ पे इंक्रीज कर रहा है तो यहाँ पे क्या करेगा, डिक्रीज करेगा इलेक्ट्रोपॉजिटिव कैरेक्टर। और इलेक्ट्रोनेगेटिव कैरेक्टर होता है इलेक्ट्रॉन को गेन करने की टेंडेंसी। तो इलेक्ट्रोनेगेटिव कैरेक्टर जस्ट अपोजिट चलता है। इसका मतलब टॉप टू बॉटम में इलेक्ट्रोनेगेटिव कैरेक्टर क्या होना चाहिए, टॉप टू बॉटम में पॉजिटिव इंक्रीज कर रहा है तो इलेक्ट्रोनेगेटिव कैरेक्टर डिक्रीज कर। हम बात कर रहे हैं 13 ग्रुप की, तो 13 ग्रुप में देखते हैं क्या चीज चलती है। 13 ग्रुप की अगर बात करो तो हमारा है बोरॉन,
एल्यूमिनियम, गैलियम, इंडियम और थैलियम, इनकी बात करेंगे हम लोग। ठीक है, अब देखो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, एलिमेंट्स ऑफ बोरॉन फैमिली हैव हायर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी देन सेकेंड ग्रुप। ऑब्वियस सी बात है, सेकेंड ग्रुप वालों में क्या होता है, वो एल्कलाइन अर्थ मेटल, और मेटल उनको बोल रहे हैं, इसमें क्या होते हैं पी ब्लॉक में, पी ब्लॉक में होते हैं मेटल, नॉन मेटल, मेटलॉइड, ये सारे होते हैं। तो नॉन मेटल में तो वैसे ही प्रॉपर्टी होती है इलेक्ट्रॉन को गेन करने की, मेटल की प्रॉपर्टी होती है इलेक्ट्रॉन को रिलीज करने की। तो सेकेंड ग्रुप के कंपैरिजन में तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जैसे लेफ्ट टू राइट जाएंगे ज्यादा ही होगी। 13 ग्रुप प्रेजेंट होता है राइट पोजीशन में, और फर्स्ट और सेकेंड ग्रुप प्रेजेंट होते हैं आपके लेफ्ट में। हाँ, इसको कंपेयर करके क्यों पूछ सकते हैं ना। हाँ, दूर दूर है तो भी लेफ्ट टू राइट तो जा ही रहे ना। अगर बीच में डी को छोड़ते हुए जाएंगे तो एस और पी को ही तो कंपेयर करेंगे। अब अगर हम बात करें तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिक्रीज करती है B2Al, कहां से कहां तक डिक्रीज कर रही है, B2Al डिक्रीज करती है, एंड देन मार्जिनली इंक्रीज डाउन द ग्रुप। इसका मतलब कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी B, उसके बाद कौन है, एल्यूमिनियम है, तो बोरॉन, एल्यूमिनियम, बोरॉन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होती है एल्यूमिनियम के कंपैरिजन। इसी वजह से इस बोरॉन को हम बोलते हैं नॉन मेटल की कैटेगरी में भी रखते हैं, और ये जो एल्यूमिनियम है इसको हम रखते हैं मेटल की कैटेगरी में, इसमें मेटेलिक कैरेक्टर होता है। और एल्यूमिनियम में मेटेलिक और बोरॉन में किस तरीके का कैरेक्टर होता है, नॉन मेटेलिक कैरेक्टर। साइज बहुत छोटा है, साइज बहुत छोटा है बोरॉन का एल्यूमिनियम के कंपैरिजन में। अब यहां से यहां तक तो डिक्रीज करेगा, बोरॉन का ज्यादा, एल्यूमिनियम का कम है। उसके बाद क्या हो रहा है, मार्जिनली इंक्रीज कर रहा है। मार्जिनली इंक्रीज का मतलब अब एल्यूमिनियम के बाद कौन आता है, गैलियम, फिर कौन आएगा, इंडियम, फिर कौन आएगा, थैलियम, यानी कि नीचे जाएंगे तो इलेक्ट्रोनेगेटिव कैरेक्टर क्या हो जाएगा आपका, इंक्रीज करेगा। हाँ, एक्सेप्शन ही तो है ये, देखो ध्यान से, ऊपर से नीचे तो इलेक्ट्रोपॉजिटिव इंक्रीज करता है, यहाँ पे क्या इंक्रीज कर रहा है, इलेक्ट्रोनेगेटिव कैरेक्टर। Al to Tl effective nuclear charge increases in comparison to poor shielding of D and F. Al से Tl के बीच में D और F इलेक्ट्रॉन फिल किए जाएंगे, और ये D और F की शील्डिंग होती है पुअर, और पुअर शील्डिंग है यानी कि इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज का इफेक्ट ज्यादा होगा, तो इलेक्ट्रॉन को निकालना क्या होगा, टफ होगा, बाहर निकालना टफ है, और इलेक्ट्रोनेगेटिव, इलेक्ट्रॉन को गेन करना क्या होगा, इजी, इसीलिए इलेक्ट्रोनेगेटिव कैरेक्टर क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। तो ये ऑर्डर आपने नोट कर लेना है, ये ऑर्डर आपके लिए इंपॉर्टेंट है। चार ही तो पॉइंट है, एक इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, एक रेडियस, और एक, तो याद तो रखने पड़ेंगे, याद तो रखने पड़ेंगे। इलेक्ट्रोपॉजिटिव कैरेक्टर बनाते भी इसी में से क्वेश्चन, ठीक है। जैसे एक बार पूछा था कि लीस्ट इलेक्ट्रोपॉजिटिव कौन है, तो बोरॉन को नॉन मेटल में ही कैटेगराइज ही कर दिया गया, तो उसमें इलेक्ट्रोपॉजिटिव कैरेक्टर तो होगा नहीं, तभी तो नॉन मेटल बोला गया, तो ये लीस्ट इलेक्ट्रोपॉजिटिव हो गया। और अगर हाईली बोले तो हाईली सबसे ज्यादा कौन है, एल्यूमिनियम, ना 13 ग्रुप की बात कर रहे हैं, हाँ इन 13 ग्रुप।
ठीक है, लीस्ट इलेक्ट्रोपॉजिटिव कौन है? बोरॉन। और सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोपॉजिटिव कौन है? एल्यूमिनियम। क्यों एक्सेप्शन ही तो हुआ, नीचे जाना तो इलेक्ट्रोपॉजिटिव बढ़ना चाहिए था, एल्युमिनियम का तो सबसे ज्यादा। बोरॉन को लीस्ट कर दिया इलेक्ट्रोपॉजिटिव, है ना, और एल्युमिनियम को क्या कर दिया? सबसे ज्यादा कर दिया। अब बीच में आएंगे ये सारे, इलेक्ट्रोनेगेटिव का जस्ट अपोजिट कर देंगे हम लोग। ये लिया था ना ये कैरेक्टर, ये इलेक्ट्रोनेगेटिव था तो इसका जस्ट अपोजिट करके बना। देखो बोरॉन लीस्ट इलेक्ट्रोपॉजिटिव, तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी किसकी सबसे ज्यादा होगी? बोरॉन की। नॉन मेटल ही कह दिया ना उसको सीधे सीधे। इसको हम लोग, ये जो गैलियम है ना, इसको सेमी मेटल भी बोलते हैं, मेटेलॉइड, इसको सेमी मेटल भी बोलते हैं। ये नीचे वाले मेटल हैं, गैलियम सेमी मेटल, एल्युमिनियम को प्योर मेटल बोल देंगे, और बोरॉन को क्या बोल देंगे? नॉन मेटल। जो चीज नॉन मेटल होगी उसमें इलेक्ट्रोनेगेटिव कैरेक्टर होगा, जो चीज प्योर मेटल बोली जा रही है उसमें इलेक्ट्रोपॉजिटिव कैरेक्टर सबसे अच्छा होगा। जो कहाँ लिखा था मैंने? ये रही। कहाँ कंफ्यूज? ये इतना सन्नाटा क्यों है भाई? ऑनलाइन 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 वालों को देखो क्या हुआ, क्या बात है? मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट की अगर बात करें तो मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट की अगर बात की जाए तो बोरॉन से गैलियम तक डिक्रीज करेगा और फिर उसके बाद इंक्रीज करेगा मेल्टिंग पॉइंट गैलियम से टीएल तक। ठीक है, यानी कि मेल्टिंग पॉइंट अगर हम देखें तो सबसे कम मेल्टिंग पॉइंट होता है गैलियम का। गैलियम के बारे में सुना है कि अगर आप इसको उसमें लेते हो, हथेली में लेंगे, अपने पाम में लेंगे, तो ये क्या होगा? हाँ, मेल्ट हो जाता है बिल्कुल। ठीक है, हाँ, इतना टेम्परेचर भी मिलते ही ये क्या बन जाएगा अपना? मेल्ट हो जाएगा, लिक्विफाई हो जाएगा। गैलियम हैज हाई बॉइलिंग पॉइंट, और बड़ी अलग तरीके की प्रॉपर्टी है गैलियम में कि मेल्टिंग पॉइंट तो बहुत लो है लेकिन बॉइलिंग पॉइंट क्या है इसका? बहुत हाई है। इसलिए ये यूज किया जाता है हाई टेम्परेचर थर्मोमेट्री में। थर्मोमेट्री जानते हैं ना? थर्मोमेट्री का मतलब है टेम्परेचर को मेजर करना, है ना? तो टेम्परेचर को मेजर थर्मोमीटर की हेल्प से करते हैं। तो हाई टेम्परेचर मेजर करने के लिए जो थर्मोमीटर बनाए जाते हैं उसमें क्या यूज होता है? गैलियम। और उसका रीजन क्या है? इसका बॉइलिंग पॉइंट क्या है? बहुत हाई है। हाँ,
एमपी का ना, एमपीटी और बीपीटी दोनों। एक ही नहीं है, एमपी का है ये जो लिखा है एमपी। वो हेडिंग है, वो हेडिंग है, वो हेडिंग हमने, ये पीपीटी मैंने बनाया है इसलिए फ्लॉज है। ठीक है, ये ऑर्डर है केवल और केवल किसका, मेल्टिंग पॉइंट का। तो इसमें आपको मेन चीज क्या याद रखनी है, गैलियम का। और गैलियम की स्पेशल बात और क्या है कि गैलियम का जो सॉलिड होगा ना उसकी डेंसिटी कम होती है लिक्विड गैलियम से, जबकि आपको पता है कि ज्यादातर क्या केस होता है, सॉलिड की डेंसिटी ज्यादा होती है और लिक्विड की डेंसिटी कम होती है। तो ये दोनों पॉइंट आप लोग अलग से याद रखेंगे गैलियम के बारे में स्पेशल। गैलियम से सीरियल में इंक्रीज करता है। अब एक सवाल नोट कर लो जो आया हुआ है इसके साथ। प्रियांजलि क्या हुआ भाई, इतना कैसे क्या? थके हुए हो? अरे मेरे सोना नहीं। ऐसे कैसे? देखो जैसे क्वेश्चन आया हुआ है इससे रिलेटेड, साथ साथ में क्वेश्चन करते हैं। यूजेस पे जो क्वेश्चन आते हैं वो आ गया आपका। सवाल है आपका मेंस, क्या सवाल बनाया इन्होंने, यूजेस पे सवाल बना दिया। दो लिस्ट है आपकी, लिस्ट 1 एंड लिस्ट 2। लिस्ट 1 में आपके मेटल्स दे दिए हैं। डेंसिटी वाली क्या लगी? डेंसिटी इसकी लिक्विड की इन जनरली क्या होता है, सॉलिड की ज्यादा होती है लिक्विड की कम होती है ना। यहाँ पे सॉलिड की कम होती है और लिक्विड की। इस तरीके से क्वेश्चन बनाया इन्होंने, सीजियम गैलियम बोरॉन एंड सिलिकॉन, और एक तरफ इन्होंने बना दिए हैं यूजेस। तो पहला है ऑप्शन हाई टेम्परेचर थर्मोमीट्री। तो अभी अभी आपको सिखाया ये कौन यूज होगा हाई टेम्परेचर थर्मोमीट्री में, गैलियम यूज हो जाएगा, है ना। फिर एक दिया हुआ है वाटर रिपेलेंट स्प्रे। तीसरा दिया हुआ है फोटो इलेक्ट्रिक सेल्स, ये बहुत पूछा है। फोटो इलेक्ट्रिक सेल्स वाला यूज कई बार पूछते हैं, बोर्ड में भी पूछते हैं। फोटो इलेक्ट्रिक सेल सीजियम से बनते हैं, है ना, सीजियम का यूज होता है फोटो इलेक्ट्रिक सेल्स में, फोटो सेल्स भी लिखते हैं इनको। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट को यूज करके इलेक्ट्रिसिटी, लाइट की एनर्जी को यूज करके इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस की जाएगी। फिर लास्ट है बुलेट प्रूफ वेस्ट। बुलेट प्रूफ ये जैकेट्स आते हैं ना वो बनाए जाते हैं, तो ये बनाए जाते हैं बोरॉन से। बुलेट प्रूफ जो जैकेट्स बनाए जाते हैं किससे बनाए जाते हैं, बोरॉन का एक कंपाउंड, बोरॉन से नहीं, बोरॉन के एक कंपाउंड से बनाए जाते हैं। गैलियम हो गया हाई टेम्परेचर थर्मोमेट्री में, फोटो इलेक्ट्रिक सेल्स में यूज हो गया आपका सीजियम, और वाटर रिपेलेंट स्प्रे में यूज होता है सिलिकॉन के कंपाउंड।
अब ये जो क्वेश्चन है, अगर हम बोले तो ये क्वेश्चन इन्होंने बना दिया, सीजियम है एस ब्लॉक का एलिमेंट, एस ब्लॉक पढ़ेंगे तो वहां पे सीजियम का यूज पढ़ेंगे। बोरॉन और गैलियम है 13 ग्रुप के एलिमेंट, पी ब्लॉक पढ़ेंगे तो, और सिलिकॉन है आपका, जब 14 ग्रुप आप पढ़ोगे तो कार्बन सिलिकॉन ये सब पढ़ोगे। तो यानी कि मर्ज करके क्या बना दिया गया, यूजेस से क्वेश्चन बना दिया। प्योरली क्या है, रट्टाफिकेशन। कुछ खास बात है इसमें, क्या करना है, यूजेस याद कर लेने, सवाल बन जाना है। 23 में आया है। हो गया। अब बात करें हम लोग ऑक्सीडेशन स्टेट की, ऑक्सीडेशन नंबर की। तो लास्ट टर्न पे भी हमने बात की थी कि बोरॉन फैमिली के लास्ट में NH2NP1 होता है, जिसकी वजह से बोरॉन फैमिली के जितने भी एलिमेंट हैं उनकी अगर ऑक्सीडेशन नंबर की बात करो तो NH2NP1 होने की वजह से या तो एक इलेक्ट्रॉन रिलीज करेंगे, जब ये एक इलेक्ट्रॉन अपने अंदर से रिलीज करेगा तो ये बना लेगा आपका पॉजिटिव चार्ज वाला, तो मेटल के ऊपर +1 ऑक्सीडेशन नंबर आ जाएगी। और अगर ये तीनों के तीनों इलेक्ट्रॉन को रिलीज कर देता है, निकाल देता है अपने अंदर से, तो इसके ऊपर कौन सा चार्ज आ जाएगा, इसके ऊपर आ जाएगा +3 का। तो दो ऑक्सीडेशन नंबर पॉसिबल हैं, +1 एंड +3 ऑक्सीडेशन नंबर। ठीक है, जिसमें से हमें याद रखना है कि ये जो Tl है ये आपका Tl +1 में एग्जिस्ट करता है। अगर हम लोग Tl का कोई सॉल्ट ऐसा ले लें जो +3 में हो, एक बात की थी आपसे लास्ट टर्न पे, एक बात हुई थी इनर्ट पेयर इफेक्ट की। भूवी चलिए बता दीजिए क्या था इनर्ट पेयर इफेक्ट। मैम इसमें बस बाहर वाले सेक्शन पहले वाले, बाहर वाले पार्टिसिपेट करते हैं, मतलब बाहर वाले सेक्शन, जैसे इसमें से कौन सा पार्टिसिपेट करेगा, NH2 या NP1? NP1 पार्टिसिपेट करेगा और NH2 पार्टिसिपेट नहीं करेगा। अगर NP1 पार्टिसिपेट कर रहा है मतलब मान लो एक इलेक्ट्रॉन को दे रहा है तो +1 ऑक्सीडेशन नंबर होनी चाहिए। तो क्या बात करी थी हमने कि इनर्ट पेयर इफेक्ट वो इफेक्ट है जिसमें ये वाला जो NH2 वाला इलेक्ट्रॉन है ये बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट ना करे, केवल NP1 वाला करे। तो इसका मतलब +3 ऑक्सीडेशन नंबर ना हो, कौन सी ऑक्सीडेशन नंबर हो, +1। तो जैसे जैसे ग्रुप में नीचे जाते हैं जो हैवी मेटल्स हैं, जो हैवियर एलिमेंट हैं, उनमें +1 स्टेट स्टेबल होती है और +3 स्टेट नॉन स्टेबल होगी। ठीक है, तो यहाँ पे एक ये लाइन लिखी हुई है, इसको ध्यान से समझिए कि ये क्या कह रहे हैं। इन्होंने बोला इसमें कि Tl+3 अगर लेते हो आप तो Tl+3 एक अच्छे ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह काम करता है। Tl+3 एक अच्छे ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह काम करने का क्या मतलब है कि अगर आप बात करो Tl+3 की कि भाई Tl+3 को, अच्छा ये एक बात बताओ कि कोई चीज अगर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह काम करेगी तो उसका खुद का ऑक्सीडेशन होगा या रिडक्शन होगा? खुद का उसका क्या होना चाहिए, रिडक्शन होना चाहिए। अगर हमने बोला कि कोई चीज स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, इसका मतलब उसका रिडक्शन क्या होना चाहिए, इजी, जल्दी से रिड्यूस हो जाएगा। तो हम क्या देखते हैं कि जो Tl है वो हैवियर एलिमेंट है, तो वो क्या चाहेगा
+1 में रहना चाहेगा, उसको किस में रहना है, +1 में। तो अगर Tl+3 स्टेट किसी कंपाउंड में बन भी जाती है, कोई कंपाउंड अगर Tl+3 का होता भी है, तो वो क्या करता है, 2 इलेक्ट्रॉन को गेन करता है और गेन करके फटाफट से Tl+1 बना लेता है। और इलेक्ट्रॉन का गेन क्या होता है, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या होता है, रिडक्शन। गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या होता है, रिडक्शन। यानी कि Tl+3 क्या करता है, अगर कहीं पे बना भी है तो फटाफट से रिड्यूस हो जाएगा, इसका हो गया रिडक्शन। और अगर कोई स्पीसीज जल्दी से रिड्यूस हो रही है तो इसका मतलब वो क्या है, स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। तो क्वेश्चन कैसे पूछते हैं, क्वेश्चन लिखेंगे इसको रीजन या असर्शन में। कहाँ लिखेंगे, असर्शन में, या 2 स्टेटमेंट लिख देंगे, स्टेटमेंट 1 स्टेटमेंट 2, ट्रू फॉल्स करवाएंगे आपको। ठीक है, तो अगर एक एक चीज पॉइंट टू पॉइंट याद नहीं होगी तो मामला गड़बड़। ठीक है, अब बात की जा रही है कि इंडियम और गैलियम, इन दोनों में एक स्पेशल प्रॉपर्टी होती है कि Indium+1 जो होता है वो भी डिस्प्रपोर्शनेशन रिएक्शन शो करता है, और Gallium+1 जो होता है वो भी डिस्प्रपोर्शनेशन शो करता है। तो क्या मतलब है, समझते हैं। Indium+1 और Gallium+1 ये दोनों क्या शो करते हैं, डिस्प्रपोर्शनेशन। डिस्प्रपोर्शनेशन का मतलब बता दीजिए जल्दी से। डिस्प्रपोर्शनेशन का मतलब एक बार ऑक्सीडेशन नंबर बढ़ेगी और एक बार ऑक्सीडेशन नंबर कम होगी। तो जब कहीं पे Indium+1 बना रहता है या Gallium+1 बना होता है, तो उस रिएक्शन में वो क्या करता है, Indium+1 इस तरीके से रिएक्ट करेगा कि इंडियम 0 ऑक्सीडेशन नंबर में चला जाएगा और इंडियम आपका +3 ऑक्सीडेशन नंबर में। इसी तरीके से गैलियम भी अगर कहीं पे +1 होता है तो उसमें टेंडेंसी होती है कि गैलियम 0 में चला जाए और गैलियम +3 में चला जाए। नहीं, किसी रिएक्शन में ऐसा हो सकता है। तो आपको याद क्या रखना है कि जितने भी एलिमेंट हैं, 5 की हम बात कर रहे हैं, बोरॉन, एल्यूमिनियम, गैलियम, इंडियम, थैलियम, उसमें से केवल इंडियम और थैलियम कौन सी रिएक्शन शो कर सकते हैं, डिस्प्रपोर्शनेशन। हाँ, क्लियर है बात, वो यही लिखा है, वो थोड़ा लैंग्वेज में लिखा हुआ। तो इस स्लाइड पे हमने कितने पॉइंट पढ़े, केवल 2, कि Tl+3 स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह काम करता है और इंडियम और गैलियम डिस्प्रपोर्शनेशन शो कर सकते हैं। डिस्प्रपोर्शनेशन शो करेंगे तो Indium+1 और थैलियम, ये Gallium+1 0 और +3 में जाते हैं। 0 में चला गया तो आपको पता है ऑक्सीडेशन नंबर कम हो गई तो रिडक्शन हो गया, और अगर +1 से +3 में चला गया तो क्या हो गया, ऑक्सीडेशन। यही चीज यहाँ पे भी होगी। यहां तक की बात क्लियर है सबको? यस। ये सब आप पढ़ चुके हैं, ऑक्सीडेशन, रिडक्शन, डिस्प्रपोर्शनेशन, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, रिड्यूसिंग एजेंट, सब कुछ पढ़ चुके हैं। पर यहाँ पे क्या करना है आपको, यूज भी करना है और कुछ एक्सेप्शंस को भी याद रखना है। ठीक है, इसके बाद बात करते हैं हम लोग केमिकल रिएक्टिविटी की। केमिकल रिएक्टिविटी की अगर बात करो तो
बोरॉन की अगर हम बात करें तो बोरॉन का साइज बहुत छोटा होता है। सारे एलिमेंट की अगर बात करें तो सब में बोरॉन सबसे छोटा है और उस बोरॉन के ऊपर हाई चार्ज होता है। अगर हम लोग बात करें कि फर्स्ट आयनाइजेशन एंथैल्पी की, पहली दूसरी और तीसरी की, पहली दूसरी और तीसरी आयनाइजेशन एंथैल्पी को अगर हम लोग देखें तो 13 ग्रुप के एलिमेंट में ऐसा देखा गया है कि आयनाइजेशन एंथैल्पी काफी हाई होती है। फर्स्ट इलेक्ट्रॉन निकालो, सेकंड निकालो, थर्ड निकालो, तीनों को सम अप करो, तीनों का ऐड जो देखते हैं हम लोग 13 ग्रुप के एलिमेंट में, वो आयनाइजेशन एंथैल्पी बहुत हाई होती है। और जहां पे भी आयनाइजेशन एंथैल्पी लो होती है वो कंडीशन होती है आयनिक बॉन्ड बनाने की, और जहां पे आयनाइजेशन एंथैल्पी बहुत हाई होगी वहां पे कंडीशन होती है कोवेलेंट बॉन्ड बनाने की। यानी कि चांसेस किस तरीके के होते हैं कि अगर आई हाई है तो कैसा बॉन्ड बनने के चांस होते हैं, को। अगर आई हाई है तो कोवेलेंट बॉन्ड बनने के चांस होंगे, क्योंकि एटम इलेक्ट्रॉन को देना चाहेगा नहीं, क्योंकि एनर्जी बहुत लगेगी। और अगर आयनाइजेशन एनर्जी लो है, इसका मतलब थोड़ी सी एनर्जी देने से अगर वो आयन बना लेगा तो कौन सा बॉन्ड बनने का चांस होता है, आयन। तो यहाँ पे जो जो एलिमेंट है 13 ग्रुप के, इनकी आयनाइजेशन एनर्जी बहुत हाई होती है, तो ये आयनिक बॉन्ड बनाने का चांस कम ही रखते हैं, बहुत कम बनाते हैं। किस तरीके के बॉन्ड बनाते हैं, ये कोवेलेंट बॉन्ड बनाते हैं ज्यादा। तो इनके, हाँ तीनों, एक इलेक्ट्रॉन निकालो, दो निकालो, तीन निकालो, तीनों का आयनाइजेशन एनर्जी क्या है, बहुत हाई है। तो बहुत हाई है तो आयनिक बॉन्ड बनाने के चांसेस कम है। कोवेलेंट बॉन्ड बनाने के ऐसे केसेस में एटम क्या करता है, शेयरिंग कर लेता है, बोलता है इतना एनर्जी वेस्ट करना, हमको इतनी एनर्जी मिलेगी तब हम आयन बनाएंगे, तो इससे अच्छा हम क्या करें, शेयरिंग से बॉन्ड बना लें। तो शेयरिंग से बॉन्ड ज्यादा बनाते हैं। हाँ, ये 13 ग्रुप की ही पर्टिकुलरली बात हो रही है, बोरॉन फैमिली की। इसमें फर्स्ट पॉइंट जो लिखा हुआ है इसको ध्यान से पढ़िए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये कई बार असर्शन रीजन में पूछ चुके हैं। बोरॉन ऑलवेज फॉर्म्स कोवेलेंट बॉन्ड, बोरॉन आयनिक बॉन्ड कभी भी नहीं बनाएगा। नेवर फॉर्म आयनिक कंपाउंड, आयनिक कंपाउंड कभी भी नहीं बनाता है, क्योंकि इसकी आयनाइजेशन एनर्जी बहुत हाई होती है और साइज जो होता है वो क्या होता है, बहुत छोटा होता है। Al have little tendency to form ionic bond and more tendency to form covalent bond. यानी कि एल्युमिनियम के ज्यादा कंपाउंड नेचर में कोवेलेंट मिलेंगे और कम कंपाउंड क्या मिलेंगे, आयनिक मिलेंगे, बट दोनों टेंडेंसी है, क्योंकि Al को हमने बोला था सबसे अच्छा मेटल है इसमें, तो Al आयनिक भी बनाएगा और कोवेलेंट भी बनाएगा। किसी चीज को अगर आप मेटल बोल रहे हो तो वो क्या बना सकता है, आयनिक बना। इसी तरीके से एल्युमिनियम, और एल्युमिनियम के कौन कौन से ऐसे हैं, दो चार याद रखने हमको, जैसे AlF3 की बात करो और Al2SO4 होल थ्राइस की बात करो, तो ये तो है आयनिक कंपाउंड। लेकिन अगर हम बात करें AlBr3 की, AlCl3 की, AlI3 की, तो ये सब होते हैं कोवेलेंट। तो एल्युमिनियम के दोनों तरीके के कंपाउंड हमको देखने को मिलते हैं। एल्युमिनियम और गैलियम
और इंडियम एंड टीएल। अभी हमने बोला कि ये कैसे नेचर शो करेंगे, कोवेलेंट नेचर भी शो कर सकते हैं, कहीं कहीं पे आयनिक, बाकी क्या शो करेंगे, कोवेलेंट। लेकिन इन चारों को, एल को, गैलियम को, इंडियम को, थैलियम को, अगर तीनों को आप सॉल्यूशन फॉर्म में ले जाते हो, मतलब इनके सॉल्ट को आप क्या करो, वाटर में डिसॉल्व कर दो, तो सब क्या बना लेते हैं, आयंस। सब क्या बना लेते हैं सॉल्यूशन फॉर्म में, आयंस बना। ठीक है, यानी कि कहीं ना कहीं थोड़ा थोड़ा मेटेलिक कैरेक्टर तो है ही है। बोरॉन में बिल्कुल नहीं है, क्योंकि बोरॉन कभी भी आयनिक नहीं बनाता है, हमेशा क्या बनाएगा ये, को। ठीक है। तो मुझे लगता है आज के लिए इतना, इतने पॉइंट समझना काफी है। ठीक है, अब नेक्स्ट टर्न पे बात करें। थैंक यू मैम। थैंक यू मैम।